बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह आज एक अछूते मौजू के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर है। सियासियात पे हम बात करते हैं, मुआशरत, मईशत, तजारत, एजुकेशन, हर शोबा ज़िंदगी के हज़ारों अफराद गुज़िश्ता 12 सालों से हमारे इस फोरम पर FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आपके सामने आते हैं और आपके सवालों के जवाबात भी देते हैं। हम उन मौज़ूआत पे इन शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ असर हाज़र के चैलेंजेस के साथ होता है, उन क्वेश्चन मार्क्स के साथ, सवालिया निशानों के साथ होता है जो मेरे आपके हमारे जहनों में नमूदार होते हैं और हम उनका शाफ़ी जवाब चाहते हैं। आज का मौजू हमारे इर्द गिर्द के माहौल से शदीद तरीन गर्मी, हीट वेव जिसे कहा गया, हरारत की लहर जिसे कहा गया, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान समेत ख़ित्ते के मुख्तलिफ़ ममालिक को हिट कर चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग बीमार भी हो रहे हैं, कुछ इलाकों में कैजुअलिटीज़ की इत्तला भी है। इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का ना होना, पानी की सतह का ज़मीन में बहुत नीचे तक चले जाना, वाटर टेबल का इफ़ेक्ट करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिन पर हम जहन में सवाल भी रखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते मौसम हमसे रूठ गए और देखते ही देखते तब क़यामत ख़ेज़ किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है कि पूरी दुनिया का दर्जा हरारत सनती तरक्की के बाद जो गैस इमिशन इफ़ेक्ट है, जो गैसेस निकली हैं, उन्होंने जाके ओज़ोन को डिस्टर्ब किया। इसी तरीके से जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जंगलात काटे गए, दरख्त काटे गए, उन दरख्तों के कटने से ऑक्सीजन लेवल जो है वो किस तरह सफ़र हुआ और किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं, ये तमाम गैसेस जो हैं ये बड़ी हैं, जिनका इंसानी ज़िंदगी पर, बल्कि यूँ कहिए कि इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब की ज़िंदगियों पर बहुत ही मोहलिक किस्म का असर देखने में आ रहा है। आज के इस मौजू पे हम डॉक्टर से बात भी करेंगे, मुख्तलिफ़ माहिरीन जो कि ताल्लुक़ रखते हैं इस शोबे के साथ, उनके तमाम पैगाम भी आप तक पहुंचाएंगे कि डूज़ और डाउट्स की लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं जिससे दुनिया का मौसम बेहतर हो सकता है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमने नहीं करने। सबसे पहला मैसेज तो नोट कर लें, दरख्त लगाने हैं, काटने नहीं। दरख्त काटना छोड़ दीजिए, जो कोई काट रहा है उसके हाथ को, उसके कुल्हाड़े को, उसके एक्स को आप रोकें। इंतज़ामिया को इत्तला करें अगर वो नहीं मानता। इंतज़ामिया अगर तामुन नहीं करती तो मीडिया को इत्तला करें। रेडियो आज़ाद कश्मीर मौजूद है, हमारे नंबर्स मौजूद हैं 05827927 मीडिया को इत्तला करें और हर सूरत में दरख्त के कटने को रोकें। एक दरख्त जिसकी उम्र 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल है, उसे काटने वाला चंद मिनटों में या 1-2 घंटे के अंदर काट कर उन 50-100 सालों की रियाजत को ज़ाया कर देता है, कुफरान कर देता है। और नाशुक्री करने वालों को, कुफरान करने वालों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करते। कुरान में आप पढ़ लीजिए कि कुफरान नेमत की सज़ा क्या है। तो चलते हैं जनाब अपने मेहमानों की जानिब। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। आज का मौजू गर्मी की शिद्दत, वजह, तदारुक। चलते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, एक बड़ी साइंसी और इल्मी शख्सियत डॉक्टर मुख्तार शेख साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब डॉक्टर साहब, इस वक्त हीट वेव ने आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और ख़ित्ते के बहुत से ममालिक को हिट कर रखा है। इसकी वजूहात क्या हैं, साइंसी तोजी क्या है इसकी? देखिए, ये तो काफी अरसे से साइंटिस्ट इसको
सेंसिटाइज कर रहे थे कि जिस तरह की हम ये इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ये जो हम सारा कुछ बेदर्दी से दस्त काट रहे हैं, या ये जो फ्यूल के जो जलाते हैं डीजल का, बाकी चीजें जो है, या इस तरह के इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह, इससे जो है ये बड़े अरसे से ये साइंटिस्ट समझा रहे थे कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना जो ग्राउंड जमीन का टेम्परेचर है वो 1 से 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा और फिर बहुत से हालात खराब हो जाएंगे, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारा वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जिस वजह से ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई और हीट वेव आ रही है, ये क्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है और इसका जो इसकी वजह से वेदर चेंज हो रहे हैं। जितना अभी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए और उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए, पुल गिर गए और मसाइल हुए। बाकी जो हीट की सेल्फ जो इसका इशू है कि आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, आपकी जो सीजन है वो चेंज हो रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी वैसे ही सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है, खासकर ये जो लोड शेडिंग वगैरह की वजह से। जनाब डॉक्टर मुख्तार शेख साहब, चूँकि मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल कर रखा है, अब भी मुख्तलिफ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी कि हम एक ज़रई मुल्क थे, अब भी हैं, लेकिन हमारे जो जंगलात शुमाली इलाका जात में, आज़ाद कश्मीर में, वादी नीलम वगैरह में, अगर हम अपना इलाका देखते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेड इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं, तो क्लियर फ़र्क पता चलता है कि हमने दरख्त बिल्कुल काट दिए हैं, हमने पहाड़ों को बिल्कुल नंगा कर दिया है, गंजा कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान ने उस तरफ दरख्त नहीं काटने दिए। तो ये हमारा रवैया भी तो सर काबिल इस्लाह है ना? काबिल इस्लाह नहीं है, काबिल गिरफ्त है जी। लोगों ने बेदर्दी से दरख्त काटे, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि आप अगर एक दरख्त काटते हो तो कम से कम उसके बदले में मल्टीपलाई चंद दरख्तों को लगाना चाहिए, ताकि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस से चलता रहे। लेकिन लोगों ने, और इस माफिया जो टिम्बर माफिया जिसको कहते हैं, इन लोगों ने तो तबाही कर दी कि जंगलों के जंगल काट रही है और उसकी वजह से देखें कि बिल्कुल उसका आपके लोकल इकोसिस्टम में भी बहुत फर्क पड़ा और उसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो जो टेम्परेचर रेज हुआ है वो इन्हीं वजह से हुआ है। तो अभी भी वक्त है कि अगर वैसे तो लेट हो गए हुए हैं काफी, अब तो टेम्परेचर होना शुरू हो गया है, लेकिन ये करना चाहिए, ना सिर्फ दरख्त लगाने चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। जंगलात का काम जो है ना, उसकी खाली लगा नहीं देना चाहिए, उसकी देखभाल भी करें कि उसको अच्छी उसकी नरिशिंग करें ताकि वो जल्दी बड़ा होना शुरू हो और अगले चंद सालों में ये रिवर्स सिस्टम हो। डॉक्टर मुख्तार साहब, यहाँ पे मैं आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पे बिल्कुल ही रेत है, वहाँ पर टीले हैं, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान से मदद लेकर वो दरख्त लगा लिए कि अब वहाँ नखलस्तान बना दिए हैं, जबकि हमें अल्लाह पाक ने पानी भी दे रखा है, हमारी ज़मीनें भी सोना उगलती हैं। अगर हम थोड़ी सी इमरजेंसी यहाँ नाफज कर दें और दरख्त काटने पे ये जो गिरफ्त वाली बात आपने की है सज़ाएँ रख दें और दरख्त लगाने को ये बिलियन सुनामी ट्री, इस तरह की बड़े खुशनुमा बातें हम सुनते रहे, थोड़ा संजीदा हो जाएं तो पाकिस्तान तो बड़े आराम से इस क्राइसिस से निकल सकता है। बिल्कुल, देखें इसमें एक जो हमारा बन चुका है ना एक माइंड सेट पाकिस्तान में कि कोई और करेगा, गवर्नमेंट करेगी या फलाना करेगा, ठीक है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, लेकिन हम इंडिविजुअल्स को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और इस प्रोसेस जो सारी एक्सरसाइज में हम सबको अपना अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और ये आपने जो सऊदीया की मिसाल दी, उन्होंने वो ग्रीन किंगडम प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10-15 साल का है और उसमें उन्होंने उससे लिंक किया है सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी से, के साथ साथ उनकी यूथ को भी ट्रेन करें ताकि वो उससे जो प्लांटेशन होगी इसको कमर्शियल यूज के लिए इसके बाई प्रोडक्ट वगैरह पे भी साथ साथ अपना बिजनेस शुरू कर सके। अच्छा, तो कौम बनने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे, मैंने एक मकाला पढ़ा था, कोई साइंटिस्ट से, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, इंग्लिश पेपर में था, उसमें उन्होंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे
बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, जहाँ पे कारें बनती हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया का बेड़ा गर्क करने में उन ममालिक का किरदार है, और सबसे ज़्यादा वो जो इफ़ेक्ट जिस पे आ रहा है वो पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक हैं जिनका ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में और गैस एमिशन में 0.0000% भी कोई हिस्सा नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल दुनिया की देखा जाए तो शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये जो लोकल इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये तो नेचुरली इसका आप ये सब कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ भी इंडस्ट्रीज हैं, उसका भी पोल्यूशन की वजह से जो वो निकलता है उसका भी इफेक्ट हो रहा है, और जो खासकर हमने अपने खुद जंगलात तबाह किए हैं उसका भी इम्पैक्ट है। और अभी भी लोकल इकोसिस्टम हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको प्रायोरिटीज दें, क्योंकि वैसे भी देखें ना उसकी वजह से पानी भी नीचे चला गया, सब पानी की पाकिस्तान 10 टॉप 10 जो कंट्री थे ड्राउट जो इस वक्त प्रॉब्लम है विशेषताली जिसको कहते हैं उसमें 7वें नंबर पे था, अब 5वें पे आ गए। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है और आने वाले सालों में पानी नहीं मिलेगा। एक मालूमात देंगे कि क्या जब आप हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन रहे कई साल तक, क्या आपके पास यूनिवर्सिटियों से साइंसदान ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते थे कि जनाब हम ये जंगलात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जंगल कैसे लगाए जाएं वगैरह वगैरह, जिसका इनके कोई हेल्दी एक्टिविटी जिसे आप कह सकें? नहीं, उस पर कोई प्रोजेक्ट इतने नहीं आते थे। हाँ ठीक है, फॉरेस्ट्री का इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो अपने लेवल पे रिसर्च जरूर करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की इतनी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर इसको एक मिशन लेके चला जाए तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक होना मुश्किल है, शायद बेहतर हो सकती है। क्या पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ अगर इस पायलट प्रोजेक्ट को लेके चलें डॉक्टर मुख्तार शेख साहब, कि ये मतलब हर एक यूनिवर्सिटी तय कर ले जी हमने इस पे 2 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट हर साल करने हैं, तो इससे भी कोई आगाही बेहतर हो सकती है? मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन है ना उससे काफी आगे बढ़ गई हुई है। अब वो प्रोजेक्ट तो कई साल करते रहते हैं ना, वो तो अपनी जगह करते रहे, लेकिन इस पे इमीडिएटली कल से जो गुजर गया कल से हमें काम शुरू करना चाहिए था। और हम दुनिया हर साल प्लांटेशन के सीजन शुरू होता है तो हम तस्वीर खिंचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए जी उसमें तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन उसको सीरियस रहना चाहिए। जो पौधा लगाए जाए उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए और फिर अगले साल उससे बेहतर ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्चुअली उस ड्राइव में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और हमारी जितनी बड़े बड़े अदारे हैं उनको आगे आना चाहिए, और इस जो प्लैनेट है इसको उससे बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम इसको प्रायोरिटी दें। डॉक्टर मुख्तार साहब, सबसे आखिरी बात, चूँकि आप हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के साथ आप अब भी इन्वॉल्व रहते हैं अपने पेशरो डॉक्टर अताउर रहमान साहब की तरह। मैं चाहूँगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत हमारा ये प्रोग्राम बड़े गौर से सुनती भी है और मिनट्स बन के उन तक पहुंचते भी हैं। तो सदर आज़ाद कश्मीर आजकल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जबकि जो वज़ीर आज़म हैं वो सरदार तनवीर इलियास खान हैं। तो आप एक साइंसदान की हैसियत से उन्हें 1, 2, 3 लाइनों पे मुश्तमिल एक ऐसा मैसेज दे दें जो उनको समझ आ जाए, जिस पे वो अमल करें। देखिए, सरदार साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी डायनेमिक लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को। मेरा ख्याल आज़ाद कश्मीर इस लिहाज से ब्लेस्ड भी है कि यहाँ अल्लाह ताला ने के जो पहाड़ हैं माशाल्लाह नेचुरल ट्रेन्स हैं, और यहाँ बारिशें भी होती हैं, दरिया भी हैं। तो अगर ये जो जहाँ से ये डिफॉरेस्टेशन हुई है, तो अगर यहाँ पे एक मिशन के साथ लेके प्लांटेशन की जाए और उनको कुछ ऐसा लुक आफ्टर किया जाए तो ये बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और फिर नेचुरल है, ये आपकी इकोसिस्टम को भी ठीक करती है और आपके इलाके की खूबसूरती और टूरिज्म वगैरह जो इस वक्त आपने देखा होगा कि इस दफा भी अभी भी ये नीलम और इस पर बहुत ज्यादा लोगों का शिफ्ट था, लाखों की तादाद में गाड़ियां उधर जाती थी, लोग उस इलाके को एंजॉय करते हैं। खूबसूरती भी है और ये खूबसूरती और बढ़ेगी, और खासकर इकोसिस्टम ठीक होगा, हमारे दरियाओं में पानी आएगा, और ये जो पानी की कमी भी है और जो हीट का मसला है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। डॉक्टर मुख्तार शेख साहब, कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सामीन, आपने डॉक्टर मुख्तार शेख, जो कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि जनूबी एशिया पूरी दुनिया के चंद बड़े साइंसदानों में शुमार होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के आप साबिक चेयरमैन रहे हैं, अब भी हुकूमत पाकिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हैं। उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के
मुकामी हालात, यहाँ पर अल्लाह पाक ने जो मौक़े हमें दे रखे हैं, यहाँ पे खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने दरिया, पानी, बारिशें, दरख्त, सोना उगलती ज़रख़ेज़ ज़मीन हमें दे रखी है। मेरी वही दरख्वास्त है जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में की थी, जब अल्लाह की नेमतों का इंसान शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं, नेमतें बढ़ा देते हैं। और जब नेमतों का कुफरान किया जाता है, उनका शुक्र अदा नहीं किया जाता, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। खुदारा रब को राज़ी कीजिए, इन नेमतों की कदर कीजिए। आइए मिल के दरख्त लगाते हैं। हम तय करें अपने घर के अंदर, अगर कच्ची ज़मीन नहीं है तो गमले में दरख्त लगा लें, अपनी ज़मीन नहीं है तो ऐसी जगह ग्रीन लैंड जो कि गवर्नमेंट ने एलोकेट कर रखी है, जिसे आप ग्रीन एरियाज़ कहते हैं, पार्क्स कहते हैं, वहाँ की इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर अपने वालिद, वालदा, दादा, दादी, बुज़ुर्ग के नाम का दरख्त लगाएं, रोज़ाना उसकी निगहदाश्त करें। आप देखिए आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा, और इसके साथ साथ हमारे वतन को, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को कितना फ़ायदा होगा। जिस मोहल्ले में ज़्यादा दरख्त लगे होते हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, आपको 1, 2, 3 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर कम मिलता है। वहाँ पर अल्लाह ताला ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस है, उसके तहत वहाँ पे ठंडक पैदा करते हैं। खुदारा इसका ख्याल कीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि पार्लियामेंट हाउस से लेकर हर जगह वाटर टेबल पे बात करते थे। हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है इस वक्त, क्या पैगाम है आपका? मेरा ये पैगाम है कि देखें, हमारे माशाअल्लाह काफी मकदार में पानी है, मगर वो जो निकल जाता है वो और फिर उसको जब जरूरत हो तो इस्तेमाल किया जाए। समंदर में तो आपको जाना चाहिए, जो फॉरेस्ट है वो तकरीबन 8 मिलियन या 10 मिलियन एकड़ तक पानी चाहिए होगा। उससे ज्यादा पानी समंदर में फैलना इससे तो भाव बना को नहीं है। तो उसके लिए अब आपके देखें डैम बन सकता है, 10 डैम है, उसमें 34 मिलियन लीटर से पानी जमा हो सकता है। पांचवा डैम है, उसमें भी 6.4 मिलियन लीटर खुल गया। उसके बाद और डैम है, अपूरी डैम है, तालाबाल डैम है, मगर तालाबाल में जगह है कि बंदियारा चोरी होगी। भाई चोरी कैसे होगी? जब देना फ्रंटियर को सुरक्षा है, हमें खेती को 5% पानी मिलता है, हम तो चोरी नहीं करेंगे, कौन चोरी करता है? भाई इसलिए ऐसा है। उसके बाद अपना हर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बराबर है बीच में। ये चोरी तो वो करते हैं कि जिम्मेदार हो जाए, कचरा होता है, वो चोरी करता है, हमारे को पता है। यहाँ पे हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब, जो दरख्त कटे हैं, हम देख रहे हैं कि हीट वेव पाकिस्तान को हिट कर रही है। इसकी क्या वजह कह सकते हैं आप? यही है ना कि बताना कि भाई अगर पानी की बोर नहीं है तो वो पानी खाद जमा करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा पानी ठीक होगा, घास लगाएं और लगाएं, पौधे लगाएं, तो तभी होगा। जब पानी होगा ना, तो पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे यार? तो इसमें सर क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी? क्या करना होगा? अब तो लोग डायरेक्टली सफर कर रहे हैं। ये तो होगा, करें, जो भी कर रहे हो मुझे वो समझ नहीं आती। आपने पार्लियामेंट हाउस में भी इस पे बहुत इल्मी किस्म की चीज पेश की थी। मैं सारी उम्र करता रहा हूँ यार, मैं सारी उम्र करता रहा हूँ, मेरे 56 साल हो गए हैं, यही करता रहा हूँ अपने इलाके में भी करता रहा हूँ। कुरंतंगी जान की भी कोशिश की, 2001 में इसको अप्रूव कराया, आज तक उससे फर्स्ट स्टेज पे हो गया, सेकंड फेज अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस तरह 5 डैम की रोजों की कोशिश की, उसको वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जो डैम है वो इंशाल्लाह काम शुरू कराया, वो भी इंशाल्लाह साल एक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सभी को अपने इलाके, अपने वतन के लिए तो कोशिश करते हैं, मगर ये क्या सारे पाकिस्तान के लिए तो आपको बड़ा विरासत बनना चाहिए या कोई तरह बड़ी पोस्ट आ गई हो, एक हिम्मत करे। हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब, चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने पानी भी दिया है, पहाड़ भी दिए हैं, बारिशें भी दी हैं। मैं चाहूँगा यहाँ के सदर व वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान को आपको नसीहत कर दें कि इस पे अगर आज़ाद कश्मीर को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। करने के लिए तो क्या होगा, उससे भी पता आपको क्या कीमत है, 2 रुपये कीमत होगी। जो
खरीद रहे हो, तो ये तो जुर्म है ना। तो नहीं करते तो उसका क्या इलाज है? इसके बाद है ना, इंडिया ने 4,000 डैम बना दिए, अमेरिका ने 6,000 बना दिए, चाइना ने 22,000 बना दिए, और हम देखें 2 डैम बनाए, एक मन्ना बनाया और एक चंदेला। बिल्कुल। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। मैं सब लोगों को कहता हूँ खुदा का खौफ करें। एक दिन खुदा के जवाब देना फर्ज है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जी हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। जी सामीन, आपने सुना एक बहुत बड़ी शख्सियत हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान की फ़ैमिली से ताल्लुक़ आपके जो पूरी फैमिली है, इनको बहुत इज़्ज़त से देखा जाता है। और जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त पन बिजली के पानी के साथ जो बिजली पैदा की जाती है, उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब की फैमिली रन करती है। और वो कह रहे हैं कि मैं गुज़िश्ता 56 सालों से असम्बली से लेकर हर जगह पर डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च, हर चीज़ लेकर जा रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि पाकिस्तान का वाटर टेबल तेज़ी के साथ फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल जो बड़े डैम हैं वो 2 हैं, जबकि अमेरिका में 6,000 से ज़्यादा डैम हैं, चाइना में 3,000 से ज़्यादा डैम हैं। तो हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमत पानी की कदर नहीं कर रहे। ये पानी सिंध, दरियाए सिंध की शक्ल में है, तो गिलगित से स्टार्ट होकर कराची तक जाता है। हमने काला बाग डैम नहीं बनाया। हमारे सियासतदानों ने अवाम को जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल किया, अवाम को इमोशनली उनको डिस्टर्ब करके उनको ये समझाने की कोशिश की कि जनाब अगर काला बाग डैम बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मीरपुर जहाँ से ये प्रोग्राम ये नशर हो रहा है, यहाँ पे 2 मरतबा हम लोग मुस्तकिल हिजरत के कर्ब से गुजरे हैं। हमारे बुज़ुर्गों, आबाओ अजदाद की कब्रें मंगला डैम के पानियों के नीचे हैं। वतन के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो लोग अजीम होते हैं जो कि अपने वतन के लिए खुलूस के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, और उसके जवाब में अल्लाह पाक आपको 7 गुना, 70 गुना, 700 गुना, हत्ता के इनफाइनाइट नेमतों से अल्लाह पाक नवाजते हैं। मेरी गुजारिश आपसे यही है, हुमायूं सैफुल्लाह खान साहब चीख चीख के 56 सालों से कह रहे हैं, मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ रेडियो पे भी उन्होंने हमें दिए, और उन्होंने बार बार यही कहा कुरम तुंगी डैम, ये उन्होंने अपने इलाके में वहाँ पे बनाने के लिए कोशिशें शुरू की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डैम कंप्लीट हो चुका है, जिससे कई लाख एकड़ ज़मीन जो है अब सैराब होती है। अब आगे मज़ीद जो डैम्स हैं उनके लिए भी उन्होंने वहाँ पे वर्किंग पेपर्स बना के सबमिट करवाए हैं। एक तो डैम बनने से, वाटर टेबल राइज़ करने से दरख्तों को, दीगर तमाम चीज़ों को फ़ायदा होता है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये जो तब्दीली है, आसान ज़ुबान में समझ लें कि मीरपुर के इलाके में, आज़ाद कश्मीर के इलाके में, पिंडी में कहीं पे 3 दिन शदीद गर्मी पड़ी। अगर वहाँ दरख्त लगे होंगे, दरख्तों से एवेपोरेशन होगी, और एवेपोरेशन यानी बुखारात जो हैं उड़ के, पानी जो है उड़ के बुखारात की शक्ल में आसमान पे जाएगा, वहाँ पे बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद जब वो पानी इकट्ठा होगा तो एक साइंसी प्रोसेस है जिसके तहत बारिशें होती हैं। ये आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद देख लें, हमारे आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में अच्छे दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पे जो ही थोड़ी सी गर्मी पड़ती है साथ ही बारिश, और ये सिलसिला आँख में चोली लगी रहती है, हत्ता कि ज़मीन पे बादल टहलना शुरू कर देते हैं, ज़मीन पे बादल आपके साथ वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो हुजूर, मेरी आपसे यही गुजारिश है, जितने भी अहबाब हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर हर छोटा बच्चा, बच्ची, मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जितने भी लोग जिनको अल्लाह ने ज़रा सी भी इस्तेदाद दे रखी है, मैंने कोई कौल सुना है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि अगर आपके हाथ में एक दरख्त का पौधा है, एक दरख्त है, पौधा है आपके हाथ में, बीज है, अगर आप मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया है, तब भी कोशिश करें कि उस जान आफरीन के सुपुर्द करने से पहले उस बीज को, उस पौधे को ज़मीन में लगा दें। इस हद तक फजीलत बताई गई है। मुझे यकीन है हमारे आज के इस प्रोग्राम से लोग कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें हमारे टॉपिक से मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब मुख्तार शेख साहब, साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद हैं, जबकि हमायूं सैफुल्लाह खान साहब, मारूफ पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने वाटर टेबल पे हमेशा 56 सालों से काम किया है। आप क्या देखते हैं सर, ये कोटली के पहाड़ों पे भी आग लगी हुई है, सहनसा, समानी, चढ़ोई, न जाने कहाँ कहाँ, ये इसकी वजह क्या है? और ये जो पाकिस्तान को, कश्मीर को हीट वेव ने टच किया है, ये क्या ये फिनोमिना है, ज़रा समझाएंगे हमें। बहुत शुक्रिया जुनैद अंसारी साहब। ऐसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको तो एकदम जो है यात्रा नहीं किया जा सकता। ये क्लाइमेट चेंज है, उसका इफेक्ट है, अब्रप्टली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कहीं क्लाउड बर्स्ट बन जाते हैं, सैलाब आ जाता है, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, कहीं बिल्कुल खुशहाली हो जाती है। तो ये बड़ा एक लंबा फिनोमिना है, तो पूरे ग्लोबल जो है वो एक इफेक्ट है। इसको तो अवॉइड तो हम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल सारे ग्लोब में रहने वाले इंसान मिलके तो इस प्लेनेट की बेहतरी के लिए सोचें और वाटेशन जो है वो ज्यादा की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को डाउन किया जाए और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाए। बहरहाल इस वक्त जो बहुत दूसरी जो इमीडिएटली रिलेटेड हमारे साथ है जंगलात की आग है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा है। जो लोकली हमने अपनी इंफॉर्मेशन ली है, मोस्टली इलाके के लोग जो जिन्होंने चरागाह बनाया हुआ है जंगलात में, जंगल को वो आग लगाते हैं ताकि नया घास निकले और हमारे जानवर खाएं, और उनको ये आइडिया नहीं होता कि इससे कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को जो है वो बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी साइड पे नए पौधे जंगलात के सबको हर साल लगाते हैं और तबाह कर देते हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान है और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में कम्युनिटीज को जब तक इन्वॉल्व करके अवेयरनेस उनको नहीं दी जाएगी और फिर ये अजराव सजा का अगर अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हर साल गर्मी में हम देखते हैं कि कोटली में खसूसन इन जंगलात में आग लगती है, बड़े पैमाने पर लगती है, बहुत बड़ी तबाही आती है। तो ये एक पॉलिसी मैटर है जिसको गवर्नमेंट को, कम्युनिटीज को इसमें लूप में लेके तो इसका कोई दायरा करना बहुत जरूरी है। जनाब डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देजी साहब, अभी हमें हमायूं सैफुल्लाह खान साहब जो मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपकी बात सुन भी रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पाकिस्तान में टोटल 2 बड़े डैम हैं, मंगला और तरबेला, जबकि ये बता रहे हैं कि अमेरिका में, चाइना में हज़ारों डैम, बल्कि अमेरिका में टू बी वेरी राइट 6000 डैम्स का फिगर कोट कर रहे हैं, और उनके पास ये बता रहे हैं कि 365 नहीं बल्कि 2 साल का 365 ज़रबे 2 700 से ज़ायद दिनों का पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है अगर बिल्कुल ही ड्राउट आ जाता है। पाकिस्तान के पास टोटल 17 दिन का ज़ख़ीरा पानी का है। तो सर ये तो प्लानिंग के अंदर बड़ी हमारी अप्रोच में फ़र्क है। डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क है जुनैद साहब। हम जब छोटे होते थे हम देखते थे हर गांव में छोटा मोटा एक पानी का रिजर्वायर होता था। वो होता था सिर्फ जानवरों के पानी पिलाने के लिए या जंगली जानवरों के स्टोर के लिए भी, वो भी हमने खत्म कर दिए सोर्सेज। इसकी वजह से ये होता है कि बारिशें जब होती हैं तो सारा जो है वो फट और सारी चीजें भी वाशाउट हो जाती है, तो तेज बारिश होती है और पानी सारा समुद्र में चला जाता है, हम उसको कंजर्व नहीं कर सकते। इस पर जरूरी है कि अगर हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट मेंबर जो एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड है गवर्नमेंट पाकिस्तान के, तो पुराना सिस्टम कम से कम रिवाइव कराएं कि हर गांव के अंदर एक जो है वाटर रिजर्वायर हो, जो जब बारिश हो तो पानी उसको जो है कम से कम कंजर्व करे। दूसरा इनका रिक्वेस्ट में भी ये होगी कि जो हाउसिंग स्कीमें हमारी फैली हुई है शहरों के अंदर, तेजी से इतने बड़े बड़े शहर हमने बता दिए, वहाँ सारी रोडें पक्की हो गई, जमीन सारी पक्की हो गई, बारिश होती है पानी सारा जाया होता है। कम से कम एक ऐसी कानून साजी करे मरकज के अंदर कि जो हाउसिंग स्कीम बने उसके अंदर एक झील भी बनाए जरूरी, ताकि पानी जो है रिजर्वायर हो। अब जमीन के अंदर हमारा वाटर लेवल इतना नीचे चला गया हुआ है, हाउसिंग स्कीम में लोग बोरिंग करते हैं तो जहाँ 50 फुट से पानी निकलता था इस वक्त 2000 फुट पे जाके पानी निकल रहा है। और ये हमने सारा पानी का रिजर्वायर जो जमीन का था तबाह कर दिया वाटर लेवल। उसको बहाल करने की एक ही सूरत है कि पुराने सिस्टम को बहाल किया जाए गाँव में और कम्युनिटीज के अंदर, प्लस हाउसिंग स्कीम में हेल्थ स्कीम के अंदर एक झील बनाई जाए जिसमें मछली भी वहाँ छोड़े और वहाँ रिक्रिएशन भी हो, और प्लस से पानी वहाँ बारिश का रोका जाए और वो रिजर्वायर हो ताकि वाटर लेवल चार्ज होता रहे, जमीन में हमारा पानी आता रहे, वरना हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी मुश्किलात आने वाली है। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए।
जनाब डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी साहब, चूँकि हमें भी आपसे न्याज़मंदी का पढ़ने का अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा, रावलाकोट ज़री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम आपके स्टूडेंट थे। आपका ताल्लुक़ बाग से है। मैं ये पूरी टीरेन देखता हूँ, ताओबट से लेकर वादी नीलम, अटमुकाम, इस तरफ आते जाएँ, मुजफ्फराबाद, शारदा, केल, ये जितने इलाके हैं, यहाँ पे हमने टिम्बर माफिया के हाथों हमारे लोगों ने पैसे चार कमाने के लिए दरख्तों का वो तबाही निकाली है कि डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी साहब देखकर दिल खून के आंसू होता है। तो सर, अब सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ीर आज़म हैं और आपके इलाके से ही उनका ताल्लुक़ है, बाग से, वो पढ़े लिखे भी हैं। क्या आप अपील करेंगे कि हुकूमत से और तमाम पब्लिक से कि हर इंसान, हर कश्मीरी, हर पाकिस्तानी दरख्त लगाने को अपना मजहबी फरीज़ा समझे, अपना फ़र्ज समझे? क्या कहते हैं आप सर? बिल्कुल जरूरी है जी। मैं इस पे हम बहुत जोर देते रहे हैं। हम ग्रीन एंड क्लीन सोसाइटी में बच्चों की बनाई हुई है, उसके लिए एक्टिविटीज भी करते हैं। अदरवाइज मैं सबको ये कहता हूँ, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जंगलात की कटाई पे 100% पाबंदी लगाई जाए। फॉरेस्ट से हम कितना कमाते हैं रेवेन्यू, और वो भी क्या वो दरमियान में करप्शन से ज़ाया हो जाता है और उसका फायदा हमें कोई नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करना है तो हाइडल पावर में आए, टूरिज्म में आए, दूसरी चीज़ों में आए, नेचुरल एनवायरनमेंट को बहाल करें और प्लांटेशन जो है जितनी मैक्सिमम हो सकती है उसको करें, पहाड़ों को कवर करें, आबादियों को नीचे वैलीज में शिफ्ट करें, ऊपर सारे पहाड़ नंगे छोड़ दें, हम कुछ भी ना करें। आज़ाद कश्मीर में कम से कम ये पोटेंशियल है कि जंगलात 5-10 साल में खुद ब खुद उगेंगे और इस सारे इलाके को ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हमें कोई गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल पॉलिसी की जरूरत है इसके अंदर, और एक्सपर्ट की कोई कमेटी बना के फिजिबिलिटी देख के इमीडिएटली एक्शन किया। अगर इस हवाले से जनाब डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी साहब, हम एक हाई लेवल का एक थिंक फोरम बनाएं जिसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए सरदार तनवीर इलियास साहब की ज़ेरे निगरानी, उनकी सदारत के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर हम आप जैसे साइंसदानों से दरख्वास्त करें कि हमारी रहनुमाई करें, तो आप वक्त अनायत करेंगे? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। सामीन, आपने डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के, और आप पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं, आप तीसरी इस वक्त मुद्दत के लिए वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपकी बातें जो हैं हम जब सुनते थे, हम जब खुद स्टूडेंट थे, तो ये बताया करते थे डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी साहब के आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पे अल्लाह पाक ने जैसे बड़े बड़े मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, जड़ी बूटियां हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अल्लाह ने ऐसे करके दे दी हैं कि उन नेमतों को थोड़ा सा हम डिस्क्लोज़ करने की, उनको जानने की कोशिश करें तो पता लगेगा कि कई 100 अरब रुपए हम यहाँ से कमा सकते हैं। अद्वियात की तैयारी में जो पौधे, जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, इस हवाले से डॉक्टर सैयद दिलनवाज गर्देदी की बहुत ही कीमती रिसर्च है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के आप वाइस चांसलर हैं और आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में फौरी तौर पर जंगलात की कटाई पर मुकम्मल 100% पाबंदी लगा दी जाए। 20 साल के अंदर अंदर यहाँ पे दरख्त खुद उगाएंगे। चलते हैं अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें उस शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने साथियों के साथ कोटली, सहसा, मुख्तलिफ इलाकों में जो आग लगी हुई है, इन्होंने बेर हाथों के साथ छोटे मोटे जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनके साथ आग बुझाई। और जब मैंने इनसे रब्ता किया, मलिक इमरान सादिक जो कि डिप्टी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट हैं और इसके साथ साथ इनके पास चार्ज है एज ए DFO कोटली, इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने या तो गलती से आग लगा दी या कोई सिगरेट का कोई उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया पीस जिससे आग लगी। इनसे हम बात करते हैं। मलिक इमरान सादिक साहब, आप चूँकि PFI इंस्टीट्यूट पेशावर से आपने पढ़ा, तो कोटली में आग लगी कैसे, ये पूरा प्रोसेस ज़रा बताएंगे? इसके मुख्तलिफ जवाब हैं। एक तो आपने ये देखा ना कि इस वक्त डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 60 साल रिकॉर्ड गर्मी का टूटा है अप्रैल और मई में। दूसरा, इस दफा बारिशें जो है दर्जा रात बहुत बढ़ गया हुआ है। फिर एक वजह ये भी 4-5 साल से अलहमदुलिल्लाह इस एरिया में फायर जंगलों में नहीं लगती रही, तो जो नीडल घास बहुत ज्यादा होती थी। तो इस गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से इन सब चीजों ने पेट्रोल का काम किया है। और दूसरे शर्त भी होते हैं कि जो
کار لگا کے جنگل میں راستے حصول کے لیے ایک اور ضرورت بنی ہے. یہاں کے بعد اب تک ڈیٹا آیا ہے, بعض جگہ تو لوگ انوالوڈ ہوئے ہیں جن کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے, اور ایک جگہ آسمانی بجلی سے ہوئی ہے, ایک جگہ بجلی کا جو شارٹ سرکٹ ہوا ٹرانسفارمر کا اس سے ہوا. یہ بشمار اس میں. اچھا ملک عمران صادق صاحب, اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ 3 سائنسدان موجود ہیں پروگرام میں, ڈاکٹر سید دل نواز گردیدی صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ محکمہ جنگلات کو ایک تو مزید اختیارات دیے جائیں اور آزاد کشمیر میں اگلے 20 سال کے لیے کٹائی پر مکمل پابندی لگا دیں, تو 20 سال میں خود بہت درخت اگ جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ موجود ہیں پوری کاروائی کرنے کے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 20 سال کٹائی کے لیے تو جو گرین ووڈ ہے یہ پابندی ہے اس کے اوپر گرین ووڈ کہیں پہ بھی نہیں کر رہے. کہیں پہ بھی جو نکاسی لکڑی کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جو ڈیڈ رائٹ یہ گرے ہوئے درخت ہے نا تو اس کی نکاسی ہو رہی ہے. باقی گرین ووڈ پہ بین ہے, وہ آلریڈی بین ہے, سب بندی ہے, وہ کٹائی نہیں ہو رہی. تو محکمہ جنگلات اس سال جو ہے آپ کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہے, اندازاً کتنے درخت آپ لگائیں گے سر؟ کتنے درخت لگائیں گے؟ جی ریفارسٹریشن کے لیے پروجیکٹس آپ کے چلتے ہیں نا؟ یہ ڈفرنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں سب. ہمارے پاس بھی یہاں 10 بلین پروجیکٹ چل رہا ہے. تو ایکچولی میں تو ایگزیکٹ اس کا ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کو میں ڈیل نہیں کر رہے, ہمارے دوسرے کو لیتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو 10 بلین سے مراد یہ ہے کہ 10 ارب درخت. یہ جو عمران خان کا پروجیکٹ ہے نا 10 بلین والا, جی اس کا کمپوننٹ AJK میں بھی ہے. ماشاءاللہ. تو ملک عمران صادق صاحب یہ بتائیں گے کہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ جن علاقوں میں درخت زیادہ ہوتے ہیں ذرا سی وہاں پہ گرمی پڑتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے. قدرت کے یہ قانون اب بھی یہی چل رہے ہیں, بدل تو نہیں گئے؟ نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ان کا یہی چاہ رہے ہیں, قدرت کا نظام بدلتا نہیں ہے. لیکن اس وقت گرمی کی جو شدید لہر ہے یہ پورے پاکستان میں ہے. اور جو آگ کے واقعات حالیہ ہو رہے ہیں نا ہمارے زون میں, ہمارے ہم کہتے ہیں سدرن زون, مہاراشٹر, میرپور, کوٹلی, بنگال یہ شامل ہے. یہ آپ کے واقعات آپ کو مری بھی نظر آ رہے ہیں, احمدآباد بھی نظر آ رہے ہیں, پاول کوٹا بھی آ رہے ہیں, فتح جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو جہاں جہاں کینچی فارسٹ ہے وہاں ایریے میں آگ لگ رہی ہے, جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی جو بیجل گرتے ہیں نا پتے سے, یہ فیول کا کام کر رہے ہیں. تو ہماری بھی دعا ہے کہ جتنی جلدی بارش ہوتی ہے جلدی ہمیں کسی سے مر جان چھوٹے گی. تو عملہ ہے الحمدللہ ہمارا پورا الرٹ ہے, دن ہو یا رات ہو ہم ہر جگہ کاروائی کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں پہ آگ لگ رہی ہے تو وہ کنٹرول بھی ہو رہی ہے, تو اناٹینڈڈ نہیں ہے کوئی بھی. ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے تمام پاور کوریڈورز میں یہ پروگرام جو ہے یہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور تمام لوگ سن رہے ہیں. پاور کوریڈور سے منٹس بن کے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو جائیں گے. میں ملک عمران صادق صاحب بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ عید کے چوتھے روز جب ہم گھر میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے, سوئیاں کھا رہے تھے, کھانے کھا رہے تھے, جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ اپنے عملے کے ساتھ محدود وسائل کے ساتھ آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے, لیکن زندگی آپ کی خطرے میں پڑ گئی. تو آپ کے پاس یہ آگ بجھانے والے آلے شالے یہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب تک ہماری بات جا رہی ہے ڈائریکٹ, آپ ذرا ریکویسٹ کیجئے نا ہماری وساطت سے کہ چیزیں چاہیے آپ کو. اس وقت سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس آگ بجھانے کے کوئی بھی آلات موجود نہیں. ہمارے جوان جو ہیں وہ بالکل اپنے وہ ایک سمجھنے کے پوری زندگی کو رسک پہ لے کے وہ آگ بجھا رہے ہیں. ابھی یہ چند دن پہلے میرا اپنا ایک فارسٹر ہے, وہ بیچارہ گرا, اس کا پوں کا ٹھکانا اتر گیا اس میں سے, بے شمار والے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم نے بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں فیلڈ کے لیے آلات لے کے دیں کہ جس سے نہ صرف ہم آگ کو کنٹرول کریں بلکہ ہمارا جو اسٹاف ہے آگ بجھا رہا ہے وہ بھی اس کے لیے حفاظت کا مشکل بنائے. کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ملک عمران صادق صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں, آسٹریلیا میں وہ جناب ان کو زبردست قسم کی آگ سے بچانے والی وردیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی کٹ ہوتی ہے پوری کی پوری. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بیسیکلی تو اس کے لیے پوری کٹ بیکار ہوتی ہے, لیکن فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوری کمپلیٹ کٹ نہ بھی ملے نا, فائر ایکسٹینشن مل جائے, تو واٹر پمپس ہوتے ہیں جن کے لیے ہم پانی تھرو کر کے اس کو گزار رہے ہیں. پھر ہم ایک لوکلی بیماریاں کہتے ہیں جس سے جو گھاس وغیرہ یا خشک یا پتے ہوتے ہیں نیڈلز ہوتے ہیں, ان کو کلیکٹ کر کے ہم ڈسٹرائے کرتے ہیں تاکہ آگ کو زیادہ نہ پھیلائیں. یہ آپ فکر مند رہو انشاءاللہ. ملک عمران صادق صاحب, آپ کو, آپ کے عملے کو, سردار تنویر الیاس خان صاحب, وزیر اعظم صاحب ہمارے اچھے مہربان دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں خود ان سے بات کروں گا, یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا, بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام کو ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے. ہمارے پروگرام میں جناب سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن مختار شیخ صاحب, ڈاکٹر مختار شیخ صاحب نے گفتگو کی,
اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر میں وہ کفران نعمت ہے. درخت ہمارے پاس موجود تھے, ہم نے کاٹ دیے, لگانے کے نام پہ ڈرامے بہت کیے لیکن لگائے کوئی نہیں, لگاتے ہیں, فوٹو کھنچاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. اسی طرح ہمایوں سیف اللہ خان صاحب جن کا زندگی کا وسیع تجربہ ہے واٹر ٹیبل کے حوالے سے, 56 سال سے آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں کام آپ کر کے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں میں آپ نے وہ تمام میں نے ڈاکومنٹ ان کے دفتر میں اسلام آباد میں جا کے خود دیکھے ہیں, پڑھے ہیں. بہت ہی زبردست کام کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں اور ڈیم سے آپ کو 2 روپے فی یونٹ بجلی بھی ملے گی اور آپ کی جو یہ ایکو سسٹم ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. جب آپ فرنس آئل جلا کر بجلی پیدا کرتے ہیں وہ قوم کو 21 روپے فی یونٹ پڑتی ہے, مہنگائی بھی 10 گنا اور آپ کا ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. خدا را ایسا نہ کرے. اسی طریقے سے ڈاکٹر سید دل نواز گردیزی صاحب جو کہ پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ نے کر رکھا ہے اور تیسری مدت کے لیے آپ اس وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف کوٹلی کے, آپ نے ہمیں بتایا کہ محکمہ جنگلات مکمل طور پر پابندی عائد کر دے کہ ایک بھی درخت ہم نے نہیں کاٹنا, کسی بھی پروجیکٹ کے تحت نہیں کاٹنا. 20 سال بعد اگر آزاد کشمیر میں قدرتی جنگل نہ ہوئے تو بات کیجیے گا. خود بہت کچھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پروجیکٹ کے تحت اربوں روپے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیچر قدرت پاکستان پہ آزاد کشمیر پہ بڑی مہربان ہے. خود بخود خودرو جنگلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. اور آخر میں ملک عمران صادق وہ ہیرو جو کہ ڈپٹی کنزرویٹر فارسٹ ہے, آفیسر ہے 19 گریڈ کا 20 گریڈ کا, لیکن انہوں نے ایز اے یہاں پہ ڈی ایف او کوٹلی جب عید کے تیسرے چوتھے دن آگ لگی سینسا کی طرف, آپ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جا کر فائر فائٹنگ کی اور 5 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد جنگلات کو جلنے سے بچا لیا. ہمیں اپنے ہیروز پر فخر ہے. سردار تنویر الیاس خان صاحب ماشاءاللہ آپ امیر آدمی ہیں, اللہ پاک نے بہت دے رکھا ہے. پنجاب میں جب آپ معاون خصوصی تھے انویسٹمنٹ بورڈ کے, وہاں پہ آپ وزیر کے برابر عہدہ تھا, آپ نے کئی کروڑ روپے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا چند دن پہلے کہ آپ نے اپنی ذاتی جیب سے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی, انہیں کھلانا پلانا, ان کو لک آفٹر کرنا ذاتی جیب سے خرچ کیے تھے. اور آپ کے سیکرٹری نے کہا تھا کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ, تو آپ نے کہا تھا کہ میرے وطن کو, اگر پنجاب کو, میرے وطن کو فائدہ ہو جاتا ہے, پاکستان کی ترقی ہوتی ہے, تو میں سمجھوں گا کہ تنویر الیاس کی دولت صحیح کام میں لگی ہے. تنویر الیاس خان صاحب محکمہ جنگلات والوں کو ایک تو کٹس فوری طور پہ اور آگ بجھانے والے آلات فوری طور پہ مہیا کریں تاکہ جو لگے ہوئے جنگل ہیں وہ تو بچ جائیں. وہ بچیں گے تو گرین ہاؤس ایفیکٹ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ایواپوریشن ہوتی ہے اس علاقے میں بارش ہوتی ہے اور ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے, ہم کم از کم اس نعمت سے تو فائدہ اٹھا سکیں. جنگلات کی کٹائی پہ 100% پابندی لگائیے. خدا را اپنے وطن کا خیال کیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.